हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था टीजीटी पीजीटी जूलॉजी का क्या सिलेबस होता है, तो आज उसी को देखते हुए मैंने फिर सेकंड वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि टीजीटी पीजीटी बॉटनी का क्या सिलेबस होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं टीजीटी पीजीटी बॉटनी का क्या सिलेबस होता है। बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही सिंपल सिलेबस होता है। जब हम सीरीज वाइज पढ़ते हैं तब, सीरीज वाइज नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत ही हार्ड सिलेबस होता है। तो आइए देखते हैं हम। जैसे हम टीजीटी पीजीटी बॉटनी के सिलेबस को देखते हैं तो जैसे जूलॉजी में 60 to 65 क्वेश्चंस आते थे, वैसे इसमें भी बॉटनी में भी 60 to 65 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 60 to 65 क्वेश्चंस। इसमें जब हम स्टडी करते हैं सीरीज वाइज, तो हम सबसे पहले जो स्टडी करते हैं वो करते हैं क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी की। क्लासिफिकेशन चाहे आपका एनिमल किंगडम हो चाहे वो आपका प्लांट किंगडम हो, सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो क्लासिफिकेशन की ही करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन से ही हम सीरीज वाइज जो होता है प्लांट को या फिर एनिमल को अरेंज करते हैं आगे की स्टडी के लिए। तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा माइक्रोबायोलॉजी में जो सेकेंड आता है वो आता है वायरसेस। वायरसेस तो आप लोगों को पता ही होगा कि वायरसेस नॉन लिविंग भी होते हैं, वायरसेस लिविंग भी होते हैं। जब वायरसेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी होते हैं तो नॉन लिविंग होते हैं, जब वायरसेस वही इनसाइड द होस्ट होते हैं तब वो लिविंग नेचर के होते हैं, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जो कि पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपके बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपके जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। बैक्टीरिया शेप एंड साइज़ के आकार पे, शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग कई तरीके के होते भी हैं, जैसे कि बैसिलाई होते हैं, कोकस होते हैं, इस तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है आपका फंजाई। और फंजाई जो होती है वो आप समझ सकते हैं, जैसे जो मशरूम होता है, इसका साइंटिफिक नेम एगेरिकस होता है, वो आपका फंजाई के अंतर्गत आता है। कुछ स्मट फंजाइज होती हैं जैसे ईस्ट होता है, ये सब आपके फंजाई के अंतर्गत ही आते हैं। इन सब की स्टडी हम फंजाई में करते हैं टीजीटी पीजीटी बॉटनी के सिलेबस में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है एल्गी। अब एल्गी जो होता है वो थोड़ा डाइवर्स ग्रुप होता है। एल्गी की क्लासिफिकेशन भी डाइवर्स होती है, लेकिन कुछ ही की स्टडी हम लोग करते हैं। इसमें आपका जैसे कि आप क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया, जैंथोफाइसी हो गया, ऐसी क्लासिफिकेशन इसकी होती है जिसकी स्टडी हम लोग टीजीटी पीजीटी बॉटनी के सिलेबस में करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी में वो आता है लाइकेन। अब लाइकेन को समझने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि लाइकेन जो होता है वो एल्गी और फंजाई के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को शो करता है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो होता है आपका एल्गी और फंजाई के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को शो करता है। और लाइकेन का एक जो पीजीटी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, या फिर किसी भी एग्जाम का सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो होता है वो एक ये होता है कि लाइकेन जो होता है बेस्ट इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन का। तो आपका माइक्रोबायोलॉजी के पोर्शन में टोटल क्लासिफिकेशन, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और लाइकेन की स्टडी हम लोग करते हैं पीजीटी के बॉटनी के सिलेबस में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट आती है जो हमारी, वो होती है ब्रायोफाइटा की। अब ब्रायोफाइटा जो होता है थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा एडवांस होता है। तो इसमें हम लोग कुछ जेनरा की स्टडी करते हैं, जैसे हो गया आपका, इसमें हम करते हैं रिक्सिया की करते हैं, मार्केंसिया की करते हैं, एंथोसिरास की करते हैं। इन सब की स्टडी हम लोग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद आपका आता है टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा, इसमें हम लोग इसमें भी कुछ जेनरा की स्टडी करते हैं, जैसे आपका हो गया सिलेजिनेला हो गया, मार्सिलिया हो गया, इक्विसिटम हो गया। इन सब की स्टडी हम लोग टेरिडोफाइटा के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद आप सबका इसके टेरिडोफाइटा के बाद आपका आ जाता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इन सबसे भी एडवांस होता है। तो जिम्नोस्पर्म में भी हम कुछ जेनरा की जो है स्टडी करते हैं, उनके मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, उनके शेप एंड साइज को देखते हैं, उनकी स्टडी हम लोग करते हैं। जैसे आपका हो गया साइकस हो गया, आपका पाइनस हो गया, इफेड्रा हो गया, इन सब की स्टडी हम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद अब आपका क्लासिफिकेशन से लेकर जिम्नोस्पर्म तक का जो पोर्शन होता है, यहाँ तक का, ये पोर्शन आपका बॉटनी में लोअर बॉटनी के अंतर्गत आता है। ये पोर्शन आपका लोअर बॉटनी के अंतर्गत आता है, इतना पोर्शन।
उसके बाद आपका एंजियोस्पर्म से लेकर और यहाँ एवोल्यूशन तक का जो पोर्शन होता है ये आपका हायर बॉटनी का पोर्शन होता है। यहाँ तक का हायर बॉटनी का पोर्शन होता है। तो एंजियोस्पर्म्स के जो प्लांट्स होते हैं ये हायर प्लांट्स होते हैं, एडवांस होते हैं जिम्नोस्पर्म के अकॉर्डिंग। तो हम लोग एंजियोस्पर्म जो हमारा 5th यूनिट होता है एंजियोस्पर्म की होती है। एंजियोस्पर्म में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हम लोग करते हैं जैसे एंजियोस्पर्म के टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी जो होता है एक बॉटनी का टफ ब्रांच माना जाता है। बॉटनी वालों के लिए जो टफ होता ही होता है, जूलॉजी वालों के लिए और भी टफ होता है। तो इसमें कुछ टफ ऑफ नहीं होता है, नॉर्मली अगर हम पढ़ें इसको सीरीज वाइज तो ईजी होता है। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, इसका जो हिंदी होता है वर्गीकरण होता है। इसको कई सारी फैमिलीज में डिफ्रेंशिएट किया गया है, जैसे आपका सोलेनेसी हो गया, मालवेसी हो गया, यूफॉर्बिएसी हो गया, ऐसी कई सारी फैमिलीज आपको जो टीजीटी पीजीटी में पढ़नी है, लगभग 15 से 20 फैमिली जो हैं आपको पढ़नी पड़ती हैं। इन फैमिलीज में आपको इनके फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, उसके बाद इनके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में स्टडी करनी पड़ती है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पीजीटी में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका टैक्सोनॉमी के बाद जो होता है हम लोग प्लांट की मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में हम जैसे प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर, आउटर बॉडी को पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत प्लांट की शेप, साइज, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है एनाटॉमी। जैसे हम मॉर्फोलॉजी में प्लांट के आउटर पार्ट को पढ़ते थे, वैसे एनाटॉमी प्लांट के इनर पार्ट को पढ़ते हैं। एनाटॉमी में जो हमारा हो जाता है वो प्लांट के इनर पार्ट को, जो इनर पार्ट की स्टडी होती है उसे एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं प्लांट की, और जैसे ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप एंड साइज होती है, इन सब की जो स्टडी होती है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आती है। आपका एंजियोस्पर्म में जो पढ़ना होता है वो होता है टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड देन एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है 6th यूनिट, वो होती है प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी या फिर एनिमल फिजियोलॉजी, आप जूलॉजी में पढ़ने जाएंगे तो आपको एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आप बॉटनी में पढ़ने जाएंगे तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। आपको प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना पड़ेगा, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको मेनली फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, उसके बाद इन सब प्रोसेसेस में जो भी हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं उन सब के बारे में पढ़ना होता है। और जो हार्मोन्स प्लांट की फिजियोलॉजी में अपना रोल प्ले करते हैं उन्हें हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं उन्हें हम। उसके बाद क्या होता है हमारा, इन सब प्रोसेस में मतलब प्लांट की फिजियोलॉजी में कितने सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम प्लांट की फिजियोलॉजी में ट्रांसपायरेशन की स्टडी करते हैं। फिर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को देखते हैं, वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लांट में, तो वाटर को देखते हैं। वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस भी 2-3 तरीके का होता है, जैसे आपका एक जो ऑस्मोसिस हो गया, एंडो ऑस्मोसिस हो गया, हम उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम प्लांट के मूवमेंट की स्टडी करते हैं। लास्ट में जो हम स्टडी करते हैं वो फोटो पीरियोडिज्म की स्टडी करते हैं। इतना पोर्शन जो आपका हो गया प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, फाइटो हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ऑस्मोटिक रिलेशंस एंड प्लांट मूवमेंट एंड लास्ट इज फोटो पीरियोडिज्म की स्टडी हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट आती है 7 होती है साइटोलॉजी। इसे हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी की जो स्टडी होती है उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ये जो आपका पोर्शन होता है इसमें जो माइटोसिस, मियोसिस सबकी स्टडी करते हैं, ये आपका कॉमन पोर्शन जूलॉजी में भी आता है। ये कॉमन होता है जूलॉजी बॉटनी दोनों के लिए। उसके बाद 8 नंबर पर हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में हम मेंडलिज्म हो गया, डार्विनिज्म हो गया, इन सब की स्टडी हम करते रहते हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है 9th पोर्शन पे इकोलॉजी एंड देन लास्ट इज एवोल्यूशन। ये आपका साइटोलॉजी से लेकर एवोल्यूशन तक का जो पोर्शन होता है एक कॉमन होता है आपकी जूलॉजी के लिए भी। आप मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे, आप जूलॉजी में पढ़ेंगे, ये दोनों के लिए कॉमन ही होता है। अब आप लोग समझ लीजिए कि ये जो सिलेबस है इसमें से 60 to 65 क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं चाहे आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं। इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे। इसमें जो मेजर्स क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी से, या फिर वो यहाँ से पूछे जाते हैं एंजियोस्पर्म से, या प्लांट फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। मेजर क्वेश्चन यहाँ सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, यहाँ सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस की जो मात्रा होती है वो कम होती है इन कंपेरिजन टू माइक्रोबायोलॉजी, एंजियोस्पर्म एंड
प्लांट फिजियोलॉजी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।